SHM is a special type of motion in which a restoring force always acts towards the equilibrium position given by the relation F is equal to minus kx। अब आप कह सकते हैं कि इसमें फोर्स भी मेरा एक वेक्टर है, x जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वो भी वेक्टर है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हो? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी इनिशियली क्या कर रहा हूं, मोशन इन वन डायमेंशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहा हूं। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है कि वन डायमेंशन में अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस मेरा मोशन हो रहा है। तो जब भी आपका मोशन अलोंग वन डायमेंशन हो तो आप उसको वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोशन इन वन डायमेंशन दिखाना है तो आप पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स लिखकर भी काम चला सकते हैं। वन डायमेंशन के मोशन में वेक्टर का उतना कोई खास यूज नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या होगा, आपका इक्वेशन और कॉम्प्लिकेट होगा। तो अपनी लाइफ को क्यों और कॉम्प्लिकेट करना, जितना अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। अब इसमें f इजिकल टू माइनस के एक्स दे रखा है, हमें मालूम है f क्या होता है, f इजिकल टू एम ए होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एम ए इजिकल टू माइनस के एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ a इजिकल टू माइनस के बाई एम एक्स। अब माइनस के बाई एम है तो के बाई एम कितनी जगह लिखेंगे, तो इसको मैं एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई अचानक से ये ओमेगा स्क्वायर की क्या जरूरत पड़ गई और ये ओमेगा क्या है, तो ऑब्वियसली ओमेगा क्या है इसको आप सब शूट करेंगे तो आएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो लेकिन फिर भी आपके माइंड में होगा कि ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, स्क्वायर के करने की क्या जरूरत थी। तो स्क्वायर करने की ये जरूरत है कि जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को कैलकुलस का यूज करके सॉल्व करूंगा, तो आप देखिएगा कि आपके पास एक टर्म आएगा साइन ओमेगा टी का टर्म आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर लेने से ये फायदा हुआ कि आपको यहाँ पर ओमेगा आ गया। अगर आप यहाँ पे माइनस लैम्डा एक्स लिखते हैं तो आपको क्या आता, रूट अंडर लैम्डा टी आता। तो वैसे ही फिर आपको रूट को स्क्वायर रूट लैम्डा टी को डिफरेंशिएट करना हो, इंटीग्रेट करना हो, कुछ भी करना हो, कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाता ना। और वैसे ही फिजिक्स में हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो रखी है, तो जबरदस्ती का और मुश्किल क्यों पैदा करना। तो इसलिए हमने ये लैम्डा के टर्म्स में नहीं लिखा। दूसरा फायदा ये भी है कि देखिए जब मैंने f इजिकल टू माइनस के एक्स लिखा था तो मैंने बताया था स्पेसिफिकली कि k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि k अगर आपका पॉजिटिव नहीं हो और नेगेटिव हो जाए तो क्या हुआ, सीधा f इजिकल टू प्लस टाइम समथिंग इंटू एक्स हो गया, तो रिस्टोरिंग का तो काम करेगा ही नहीं। अगर k सपोज आपका माइनस 5 है और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, क्या हो गया आपके पास f इजिकल टू 5x, ये कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स का काम नहीं करेगा, कभी भी आपको SHM नहीं देगा। तो मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ा था कि भैया k जो है वो पॉजिटिव है, k इज ग्रेटर देन 0। जब मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं तो मुझे स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कोई भी रियल नंबर लो, ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो ओमेगा स्क्वायर लिखने से ये फायदा होता है कि अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर में ये ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव है, वो तो हर कोई जानता है कि ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। और ये ओमेगा आया कहां से, मैथमेटिकली इसका जो डेरिवेशन है वो मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। और इस ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको हम लोग f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से लिखते हैं, उसको मैं अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, f होगा, ये x होगा और ये नेगेटिव स्लोप वाला लाइन होगा क्योंकि इसमें माइनस के का टर्म है। तो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। और ये कहां से आता है, ये आता है हुक्स लॉ से आप लोग। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स का रिलेशन हो गया f इजिकल टू माइनस के एक्स। तो इसमें मैं एक्सलेशन को लिख सकता हूँ, एक्सलेशन इजिकल टू माइनस के बाई एम एक्स, और उसी को मैंने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो एक्सलेशन इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इजिकल टू रूट अंडर के बाई एम। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्स एंड बिटवीन एक्सलरेशन एंड एक्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस मोशन को मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सिंपलेस्ट मोशन होता है, दैट इज मोशन ऑफ अ स्प्रिंग एंड मास, उसको मैं क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करता हूं। तो सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m, और इस मास का कान पकड़ के मैंने इसको खींचकर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू 0, उससे खींचकर उसको x इक्वल टू a, जो एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन होता है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, उस पर इसको खींचकर मैं लाया हूं और यहां पर इसको पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
यहाँ पर इसको मैंने पकड़ के रखा है। अब मैं इसको यहाँ से रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। रिलीज कर रहा हूँ यानी कि मैं अपनी तरफ से कोई इसको धक्का नहीं दे रहा हूँ। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है F इजिकल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स उसको क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा, बोलेगा कि तुम जल्दी से अपने इस पॉइंट से भागो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो मेरा जो पार्टिकल है वो ए से अपना मोशन स्टार्ट करेगा। एक्स क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एलोंगेशन इसका हो गया स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा। अब जब ए से ये अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, वी विल इंक्रीज, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, वो डिक्रीज करता जाएगा। इस पार्ट में जहां भी मैं ए और वी लिख रहा हूं तो मैं ए और वी के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन इसमें एसएचएम में हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब ये यहां से स्टार्ट किया, यहां से इसने जाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही स्टार्ट किया तो इसका क्या है, वेलोसिटी तो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब इसका x मैक्सिमम था तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम था। अब धीरे 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 जब इसका ये इलोंगेशन कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, फिर भी इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? आप सोचिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। कम होकर क्या हुआ, 10 से 8 हो गया, लेकिन अभी भी तो इसके पास 8 का एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन इसके स्पीड को पुश कर रहा है कि जाओ बेटा तो अपनी स्पीड बढ़ा ले, स्पीड बढ़ा ले। और ये v इसलिए भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब ये एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन से ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी का भी क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ओरिजिन। और मेरे एक्सेलरेशन का भी क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मेरा जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, वो बिल्डअप कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहां पर आ जाएगा, किस पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर। ओ वाले पॉइंट पर आकर उसका जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगा इस ओ वाले पॉइंट पर। ओ वाले पॉइंट पर स्पीड तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि आप अपने मीन पोजीशन पे आ गए हैं, x इक्वल टू 0 पे आ गए हैं। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या आप रुके रहेंगे? आप रुके नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम स्पीड आ गया है, इस मास के पास मोमेंटम आ गया है, इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ रहा है। ये बोलेगा कि ठीक है, तुम मुझे पुश या पुल नहीं करोगे, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मोमेंटम से ही आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ओरिजिन पे आने के बाद क्या होता है, ये अपने मोमेंटम के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है। अब जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है तो इसका जो मोशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। एक्सेलरेशन अब देखिए किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन उसको लग रहा है टुवर्ड्स राइट। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इस वाले में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका x बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, यहां पर इसको स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम लगेगा जो उसको ओरिजिन की तरफ पुल करेगा। ओरिजिन की तरफ इसको पुल करेगा, इसका मतलब उसका स्पीड अब धीरे धीरे फिर से बढ़ना चालू होगा, और एक्सेलरेशन क्या है, वो धीरे धीरे घटना चालू होगा। तो यहां से क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि फिर उसका डिस्टेंस घटता जा रहा है। फिर ये यहां पर आकर v मैक्स, मैक्सिमम स्पीड इसको आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये जाएगा तो इसका स्पीड फिर से घटने लगेगा और एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है काफी डिटेल में, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि स्प्रिंग में जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। इसमें अब 2 चीजें ध्यान में रखिए। पहला तो ये कि एम्पलीट्यूड पे उसका जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, और जब ये अपने मीन पोजीशन पे, जब ये ओरिजिन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कितना मैक्सिमम होगा? अभी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से जानते होंगे, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें, और यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं,
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप यूज करें तो जब वो एम्पलीट्यूड पे है तो कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितना एनर्जी था उसके पास, हाफ के ए स्क्वायर। जब ये अपने मीन पोजीशन पे आता है तो ये सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर में। तो इस रिलेशन का यूज करके आप वी मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। वी मैक्सिमम क्या होगा, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू के बाई एम रूट अंडर ए, यानी वी मैक्सिमम को अगर आप ओमेगा के टर्म्स में लिखें तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगा। अब अभी देखिए मैंने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व नहीं किया है, मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कुछ जो एंड पॉइंट पे जो स्पीड होती है एक्सट्रीम एंड पे तो जीरो होगा, ओरिजिन पे आप आएंगे तो आपका स्पीड जो है v मैक्सिमम क्या है, a टाइम्स ओमेगा होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, वो किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूला को देख रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ डिपेंड करता है k पे और m पे। ये एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। सेम स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर एक बिल्कुल पतला दुबला सा आदमी आकर उसको केवल 1 सेंटीमीटर खींच रहा है तो भी ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, और अगर कोई बिल्कुल पहलवान सा बॉडी बिल्डर आकर उसको अगर 100 मीटर खींच दे तो भी जो उसका ओमेगा है ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम रहेगा। तो ये जो ओमेगा है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम। ये इस पॉइंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना कान पकड़ के खींच रहे हैं इस स्प्रिंग का, कितना इलोंगेशन कर रहे हैं, कितना कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, उससे ये ओमेगा पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप ज्यादा दूर खींचेंगे तो क्या है, ठीक है, ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा, अगर कम खींचेंगे तो कम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा, लेकिन वो जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। उसी तरह मैं कह सकता हूं कि सपोज मेरा ये ऑसिलेशन में मैं कुछ खींच नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा x इक्वल टू 0 पे ये मास है और इसको मैं एक इंपल्स दे रहा हूं, झटका दे रहा हूं, j इंपल्स दे रहा हूं, उस इंपल्स के कारण इसको एक वेलोसिटी मिल रही है गिवन बाय j बाई एम। तो अगर मैं ज्यादा जोर से ब्लो करूं, ज्यादा जोर से इंपल्स दूं, ज्यादा जोर से झटका दूं तो क्या होगा, उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्यादा जोर से झटका दे रहे हैं तो क्या बेसिकली आप उस सिस्टम में ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कुछ फर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप जे इंपल्स दे रहे हैं, उस जे इंपल्स के कारण v इक्वल टू जे बाई एम स्पीड यहां पर आ गया, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ रहा है फाइनली ए पर आते आते क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह मैं लिख दूं जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर में। तो मैं जितना भी इंपल्स दूं, कुछ भी करूं, वो क्या है, एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, ये क्या है, सिस्टम में एनर्जी दे रहा है। तो सिस्टम में आप कितना भी एनर्जी कम दे, ज्यादा दे, एक मरियल सा आदमी आकर इसको खींचे या बिल्कुल बॉडी बिल्डर इसको पुश करे, उससे आपका ओमेगा बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये एक इनहेरेंट इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। तो इसका फायदा क्या है, देखिए ये जो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम है, अब सपोज मैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम को लेकर मून पे चला जाता हूं, मेरा ओमेगा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैं स्पेस में चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, तो अगर मेरा जो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका आप काफी यूज कर सकते हैं कि सपोज आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसरो में या नासा में एज एन एस्ट्रोनॉट और अपने स्पेस में कहीं टहल रहे हैं ऊपर में अपने स्पेसशिप में, आपको किसी ने ला के दे दिया कि लो एक मास लो, और आप एक साइंटिस्ट ठहरे, फिजिसिस्ट ठहरे, आपको पता करना इस बॉडी का मास क्या है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप अपने पॉकेट से एक स्प्रिंग निकालें, उस स्प्रिंग का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट अर्थ से मालूम है, तो जितना स्प्रिंग कांस्टेंट अर्थ पे था उतना ही स्पेस में होगा, उसको आपने फ्रीक्वेंसी उसमें उसको पुश या पुल कुछ कर दें, उसका फ्रीक्वेंसी मेजर कर लें या उसका टाइम पीरियड मेजर कर लें, उससे आप उसका मास फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मेरा ओमेगा है वो कहीं एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। वो जानते हैं कि एसएचएम में एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी मैंने इस एनर्जी वाले फॉर्मूला को डिराइव नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं करूंगा। तो मान लो ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो उनको लगता है कि अरे ये तो मेरा ओमेगा जो है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं बाहर से एक बार 10 जूल एनर्जी दूंगा तो ओमेगा कुछ आएगा,
अगर मैं 100 जूल डाल दूं तो ओमेगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा। उनके माइंड में ये फॉर्मूला बैठा रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये लॉजिक, ये रीजनिंग गलत इसलिए है क्योंकि दो वेरिएबल में अगर कोई न्यूमेरिकल रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। मैं लिख देता हूं F इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब क्या हुआ, M इज इक्वल टू एफ बाई ए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो मेरा मास है वो फोर्स पे डिपेंड है, कि अगर आप फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो आपका मास तो 1 kg होगा, अगर आपने फोर्स को बढ़ाकर 20 न्यूटन कर दिया तो मास 2 kg हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। F इजिकल टू एम ए में रिलेशन है, लेकिन मास इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उसी तरह हर स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा इजिकल टू रूट अंडर के बाई एम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये उसमें कितना एनर्जी आप डाल रहे हैं, कितना वेलोसिटी दे रहे हैं, कितना इंपल्स दे रहे हैं, कितना ब्लो दे रहे हैं, कितना उसको एम्पलीट्यूड से खींच रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम।